ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 518 से आगे की कहानी। इसकी और मधु मीसा के साथ उसके कमरे में बैठी थी। मधु और इसकी पुरानी बातें करके मीसा का मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीसा का मन किसी से भी बात करने का नहीं था। वो बस इसकी और मधु को सुन रही थी। तभी मधु ने कहा, इसकी बहुत भूख लगी है, मैं कुछ ऑर्डर करूँ क्या? मीसा को पिज्जा खाने का बहुत शौक था और जब भी वो मधु और इसकी के साथ होती थी तो हमेशा पिज्जा ऑर्डर करने की ही जिद किया करती थी। मधु ने सोचा शायद ऑर्डर करने का नाम सुनकर मीसा कुछ ऑर्डर करने को कह दे और उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन मीसा तो अभी भी चुपचाप ही बैठी हुई थी। मधु ने मीसा से कहा, बताना मीसा, तुझे क्या खाना है? मीसा ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, तुझे और इसकी को जो भी खाना है वो खा लो, मुझे भूख नहीं है। इसकी को समझ आ गया था कि अब मीसा का मूड कैसे ठीक किया जाए। इसकी ने मीसा और मधु से कहा, मैं नीचे जा रही हूँ। उसने मीसा और मधु को ये नहीं बताया कि वो किचन में उसके लिए कुछ बनाने जा रही है। मधु ने इसके के जाते ही मीसा से कहा, मीसा, अगर तुझे कुछ परेशान कर रहा है तो तू मुझसे बात कर सकती है। अगर ऐसे अंदर ही अंदर घुटती रहेगी तो तू बहुत परेशान हो जाएगी। मीसा की आंखों में अजीब सा दर्द था और उसने धीमी ही आवाज में कहा, मुझे नहीं पता है मधु कि जो मैं सोच रही हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मधु और मीसा एक दूसरे का दर्द बखूबी समझती थी, इसलिए मधु ने आगे कुछ नहीं पूछा। मधु ने कहा, ठीक है, तेरा जब मन हो तब मुझसे बात कर लेना, लेकिन मुझे बस तुझे ये करना है कि हम सब तेरे साथ हैं। तभी मधु के फोन पर रेहान का कॉल आया। मधु जानती थी कि अगर वो मीसा के सामने अभी रेहान से बातें करेगी तो वो और परेशान हो जाएगी, इसलिए वो कमरे से बाहर चली गई। मधु ने बाहर आकर रेहान का कॉल उठाया। रेहान ने कहा, मधु, मीसा से बात हुई? ने कुछ कहा? उसने बताया कि मेरी गलती क्या है? मधु चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो ना मधु। रेहान की आवाज से ही समझ आ रहा था कि बहुत ज्यादा परेशान था और उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। उसे भी अपने दोस्त का दर्द नहीं देखा जा रहा था। उसने रेहान से कहा, रेहान, मेरी बात सुनो, अभी इतना परेशान मत हो। मीसा अब पहले से बेहतर है और अब तुम भी इतना स्ट्रेस मत लो। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये टाइम टफ है, लेकिन अभी हम वेट करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? तुम जानते हो ना उसका गुस्सा कैसा है। मुझे लगता है हमें अभी उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो ज्यादा देर ऐसे नहीं अपने अंदर रख पाएगी, खुद ही बता देगी। रेहान सब बातें समझ रहा था, लेकिन अभी उसके अंदर पेशेंस खत्म हो रहा था। वो चाह तो रहा था कि वो अभी उसे थोड़ा स्पेस दे, लेकिन उसे बार बार मीसा से मिलने का मन भी हो रहा था। रेहान ने मधु से कहा, हाँ मधु, मैं तुम्हारी बात तो समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी सिचुएशन समझ पा रही हो? मैं कैसे उसके बिना रह पा रहा हूँ, और इस हालत में है और मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। रेहान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन मधु अभी उसकी मदद कैसे कर पाती, क्योंकि मीसा तो अभी उससे भी बात नहीं कर रही थी। मधु ने रेहान से कहा, रेहान, अभी के लिए कुछ ना ही करना ही ठीक डिसीजन है और हम सब है ना यहाँ पर, तो तुम्हें अपडेट करते रहेंगे। रेहान ने आगे कुछ कहे बिना ही फोन रख दिया था। रेहान और मीसा की जिंदगी में ऐसे टाइम कभी नहीं आया था जहाँ मीसा ने रेहान के साथ ऐसा बिहेव किया हो। रेहान के लिए तो जैसे ये टाइम टफ से भी ज्यादा टफ होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ किचन में सविता किचन में रीवा का दूध गर्म कर रही थी। तभी इसकी भी वहाँ आ गई। इसकी को देखकर सविता ने इसकी से पूछा, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं बना देती हूँ। इसकी ने सविता की तरफ देखते हुए कहा, नहीं दीदी, मैं तो मीसा का फेवरेट डिश बनाने आई हूँ। सविता ने ये बात सुनते ही कहा, मीसा दीदी अब कैसी है? इसकी ने कहा, अब तो वो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा घबराई हुई है, इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही है। आप जाओ ना, मिलकर आ जाओ। सविता आज आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसलिए वो जैसे ही घर आई
और उसे मीसा के बारे में पता चला तो वो काफी परेशान हो गई थी। इसकी अपनी डिश के लिए सामान ढूंढ रही थी। जब से कोमल जी बाहर गई थी तब से इसकी काफी बार कुछ न कुछ बनाने के बहाने कुकिंग सीखने लगी थी। तभी सविता ने कहा, दी ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई है, पहले रूही दीदी और अब मीसा दीदी। इसकी हालांकि इन सभी बातों को नहीं मानती थी, इसलिए उसने सविता से कहा, नहीं दी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो कहने की बातें हैं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आप कह रही हो। सविता को ऐसा लग रहा था जैसे घर पर किसी बुरी नजर का साया पड़ गया है। वो ये सब सोचकर थोड़ा परेशान हो गई थी और कुछ सोच रही थी कि तभी इसकी ने कहा, दीदी ये सब कुछ नहीं होता और आप परेशान मत हो, रीवा को दूध पिला दो, वो ऊपर राजवीर के साथ है। सविता ने जैसे ही सुना कि राजवीर के पास रीवा है तो उसने कहा, नहीं दीदी, साहब के पास तो मुझे जाने में बहुत डर लगता है। इसकी सविता की उलझन समझ रही थी, इसलिए उसने आगे और ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसकी ने उनसे कहा, अच्छा ठीक है, तो रीवा को लेकर मैं आती हूँ, तब तक आप वेजिटेबल चॉप्स कर दीजिए। सविता ने वेजिटेबल चॉप्स करना शुरू कर दिया था। इसके ऊपर कमरे में गई तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इसकी ने देखा कि राजवीर की गोद में रीवा खेल रही थी और उसे चेयर पर बैठे हुए ही नींद आ गई थी। इसकी समझ गई थी कि राजवीर कल रात भी ढंग से सो नहीं पाया था और आज भी सुबह से वो रीवा के साथ ही था, इसलिए उसे झपकी आ गई होगी। इसकी जैसे ही राजवीर के पास गई तो उसने बहुत ही संभल कर रीवा को अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक राजवीर की आंख खुल गई थी। उसने इसकी को जैसे ही अपने सामने देखा तो कहा, वो मेरी आंख लग गई थी। इसकी ने पहले तो रीवा को अपनी गोद में लिया और फिर खुद राजवीर की गोद में बैठ गई। राजवीर ने उसे बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में भर लिया था। इसकी ने राजवीर से कहा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, इसलिए थोड़ी देर सो जाओ, मैं रीवा को सविता दीदी के पास लेकर जा रही हूँ। ये कहकर इसकी खड़ी हुई और राजवीर भी खड़ा हो गया और उसने रीवा और इसकी का माथा चूमा। राजवीर की आंखों में नींद भरी हुई थी और उसने इसकी से कहा, हाँ इसकी, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ, तुम मुझे उठा देना। राजवीर ने ये कहा और बेड पर जाकर सो गया था। वहीं इसकी भी रीवा को लेकर नीचे चली गई। अभी रीवा बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो सो कर उठी थी, अभी उसे भी खेलना था। इसकी ने रीवा से कहा, बेबी अभी सविता दीदी के पास जाओ, मम्मा अभी कुछ बना रही है। इसकी ने रीवा को सविता को दे दिया। रीवा भी खुली बाहों से सविता के पास चली गई थी। इसकी फिर से किचन में गई, उसने यूट्यूब ओपन किया और रेसिपी का वीडियो शुरू कर दिया था। इसकी ने जल्दी जल्दी वीडियो देखकर बनाना शुरू किया। उसने जल्दी से डिश प्रिपेयर की और मीसा के कमरे में चली गई। इसकी ने बहुत दिनों के बाद कुछ ट्राई किया था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस थी कि मीसा को ये कैसा लगेगा। इसकी जैसे ही ट्रे लेकर कमरे में एंटर हुई तो मधु ने कहा, इसकी तू क्या लेकर आई है? इसकी ने ट्रे को टेबल पर रखते हुए कहा, तो पेश है गर्मा गर्म मसाला ओट्स। मीसा को पिज्जा के बाद अगर कुछ खाना अच्छा लगता था तो वो था मसाला ओट्स। मीसा को जैसे ही ओट्स की खुशबू आई तो उसने इसकी की तरफ देखकर पूछा, ये तूने बनाए हैं क्या? इसकी ने कहा, हाँ मैंने बनाए हैं और बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसलिए अब कोई नाटक नहीं, चल उठ और ये खा ले। मधु ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, इसकी तूने तो इसे चिप जैसे डेकोरेट किया है। इसकी को आजकल कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था और जब उसकी इतनी तारीफ हुई तो वो खुशी से झूम उठी थी। इसकी ने मीसा की तरफ देखते हुए कहा, उठ ना मीसी। मीसा अपने बेड से उठी और वॉशरूम चली गई। तभी मधु ने इसकी से कहा, सच बता इसकी, ये तूने ही बनाया है क्या? इसकी ने मधु से कहा, हाँ। मधु तुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मधु ने इसकी को हमेशा किचन के कामों से भागते हुए देखा था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसकी ने मधु को बताया कि उसने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या बनाया था। मधु तो इसकी के इस अवतार से इम्प्रेस हो गई थी। तभी मीसा भी बाहर आई और उसने इसकी से कहा, तू भी बैठना इसकी, तू फिर से कहाँ जा रही है? इसकी ने मीसा से कहा, वो मैंने सोचा कि रूही दी को भी ओट्स टेस्ट करवाती हूँ। मीसा ने कहा, इसकी तू बहुत प्यारी है। इसकी ने मीसा को इसी बात पर गले लगा लिया था। मीसा और मधु मिलकर ओट्स खा रहे थे कि तभी मधु के फोन पर नोटिफिकेशन आया। मधु ने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा
तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मीसा ने मधु से पूछा, क्या हुआ मधु, इतना स्माइल क्यों कर रही है? मधु ने जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मोहित ने कुछ भेजा है जिसे पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मीसा ने मधु से कहा, चलो अच्छा है, तब तेरे भी सिंगल रहने के दिन चले गए। मधु ने जैसे ही मीसा के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा, ये क्या कह रही है तू, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। मीसा ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, लेकिन तू तो हाइपर हो गई, तुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। मधु ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ओट्स तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं ना? मीसा ने कहा, हाँ। मीसा का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मधु उससे इधर उधर की बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ धीरज प्रताप के घर में सेजल अपने रूम में बैठकर धीरज प्रताप को कॉल लगा रही थी। धीरज प्रताप ने आज वापस घर आने को कहा था, इसलिए सेजल उनका वेट कर रही थी। धीरज प्रताप पिछले एक हफ्ते से कार्तिक के ही साथ रह रहे थे। धीरज प्रताप कहीं बिजी थे और उन्होंने सेजल का कॉल देखा नहीं, जिससे सेजल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर के बाद सेजल धीरज प्रताप के रूम में गई और उसने कुछ ढूंढना शुरू कर दिया था। उसने एक फाइल निकाली और फिर किसी को कॉल कर दिया। उनकी घंटी बज रही थी, तभी दूसरी तरफ से साहिल ने कॉल उठाया। उसने कहा, मॉम मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। सेजल ने साहिल की बात को अनसुना करते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं सुनना है, तुम सीधे ऑफिस से घर आ जाओ। साहिल को ऐसा लग रहा था कि आजकल उसकी मॉम कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गई थी। पहले तो वो जबरदस्ती उसे इस घर में लेकर आई और फिर अब उसे इस तरह बुला रही थी। साहिल ने कहा, मॉम मैं ऑफिस में हूँ और आज मुझे बहुत काम है, तो मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। सेजल ने साहिल को गुस्से में कहा, मैं सिर्फ तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रही हूँ। सेजल ने ये बात कही और फोन रख दिया था। साहिल ने जैसे ही देखा कि उसकी मॉम ने ये कहकर रख दिया है तो सबसे पहले उसने अपना फोन फेंक दिया। साहिल अभी ऑफिस में नहीं बल्कि एक बार में बैठा था। जब से उसके दिमाग में रीत को पाने की जिद आई, तब से उसने खुद की लाइफ स्टाइल बिगाड़ ली थी। ना तो वो रोज ऑफिस जाता था और न ही उसका किसी और काम में मन लगता था। जब बार के मैनेजर ने देखा कि साहिल ने अपना फोन फेंक दिया तो भागकर उसके पास आया और फोन उठाकर बोला, सर सब कुछ ठीक है ना? साहिल का आना जाना इस बार में अब एक आम बात हो गई थी। वो शहर के नामचीन अमीर लोगों में से एक था, इसलिए उसकी जरूरत का सारा ध्यान यहाँ का मैनेजर रखता था। साहिल ने अपना फोन लिया और उसकी तरफ देखा। साहिल ने अभी पीना शुरू ही किया था कि उसकी मॉम ने उसे कॉल कर दिया था। साहिल ने खुद से कहा, नहीं जाऊंगा मैं कहीं भी। वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त था। कार्तिक के घर पर धीरज प्रताप कार्तिक के घर पर उसके साथ रहने लग गए थे और रीत अपनी कॉन्फ्रेंस से एक दिन के बाद वापस आने वाली थी। उन्होंने अपना फोन देखा तो उसमें सेजल के मिस कॉल थे। उन्होंने सेजल को वापस कॉल किया, लेकिन सेजल का फोन लग नहीं रहा था। जब से धीरज प्रताप यहाँ आए थे, उसके एक दिन पहले ही रीत कॉन्फ्रेंस के लिए चली गई थी। उन्हें आज वापस घर आना था क्योंकि कार्तिक मीटिंग के लिए कोलकाता जाने वाला था। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कार्तिक के साथ रह रहे थे। उनके दिमाग में बस अब एक ही बात थी कि वो जल्द से जल्द कार्तिक और रीत की शादी करवा दे। धीरज प्रताप बाहर गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी कार्तिक भी ऑफिस से आ गया था। जब कार्तिक ने देखा कि उसके डैड गार्डन में ही बैठे थे तो वो उनके पास चला गया था। कार्तिक ने कहा, हाय डैड, क्या हो रहा है? धीरज प्रताप ने कहा, बस मैं तो आराम कर रहा हूँ, अब तो मेरे रिटायरमेंट डेज है तो बस चिल कर रहा हूँ। वो ये कह ही रहे थे कि उदय प्रताप पीछे से आ गए और उन्होंने कहा, अपनी डैड की बातों में मत आओ बेटा, और वैसे भी भाई आप तो पहले भी चिल ही किया करते थे। धीरज प्रताप को इस बात पर हंसी आ गई और उन्होंने कहा, अब सभी तुम्हारी जितनी मेहनत तो नहीं कर सकते ना। उदय प्रताप ने खुद के दम पर आउट ऑफ इंडिया जाकर अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया था और इस बात पर धीरज प्रताप को भी गर्व था। तभी उदय प्रताप ने कहा, भाई आपकी मॉर्निंग योगा कैसे चल रही है? धीरज प्रताप ने कहा, अरे पूछो मत, मेरी योगा टीचर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि कहीं कार्तिक
मुझसे बदला लेने के लिए इतनी स्ट्रिक्ट टीचर लेकर आया है क्या? उन्होंने ये कहा और खुद ही जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे खुले दिल से माफ कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। धीरज प्रताप को आज भी अपनी पुरानी हर एक बात पर पछतावा था। तभी उदय प्रताप ने कहा, भाई अब उन सब बातों को भूल जाओ, अब सब ठीक है। कार्तिक ने कहा, यस डैड, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी धीरज प्रताप ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अब शादी कब करनी है ये भी तो बता दो। शादी का नाम सुनते ही कार्तिक का चेहरा थोड़ा सा मायूस हो गया था। वहीं उदय प्रताप को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बड़े भाई को क्या बताएं। तभी बात पलटने के लिए कार्तिक ने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है डैड। उदय प्रताप को लगा कि आज तो कार्तिक अपने डैड को सब कुछ सच बताने ही वाला है कि तभी कार्तिक ने कहा, डैड मैं कोलकाता नहीं जा रहा हूँ, तो आप चाहे तो यहाँ और रुक सकते हैं। उदय प्रताप ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्हें जरा सा रिलैक्स फील हुआ था, वरना तो वो सोच रहे थे कि उनके भाई इतनी बड़ी बात इस तरह नहीं झेल पाएंगे। धीरज प्रताप ने कहा, नहीं बेटा, मैं अब फिर आ जाऊंगा, लेकिन कल मुझे घर जाना होगा। कार्तिक ने हाँ में अपना सर हिला दिया। न जाने आज भी वो अपने डैड पर हक नहीं जमा पा रहा था। जैसे ही उसके डैड उसे कुछ भी कहते तो वो उनकी बात एक बार में ही मान जाता था। कोलकाता कार्तिक को एक बिजनेस डील की वजह से जाना था, लेकिन अब वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी। तीनों मिलकर बातें कर ही रहे थे कि घर के बाहर एक कैब आकर रुकी। रीत अपना सामान लेकर अंदर आई। रीत एक दिन के बाद आने वाली थी, लेकिन वो आज ही फ्री हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी वापस आ गई थी। रीत ने जैसे ही गार्डन में सबको बैठे देखा तो उसे समझ नहीं आया, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी कि कार्तिक और उसके डैड के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और वो यहाँ रहने लगे थे। रीत ने हाथ में लगेज था। कार्तिक ने जैसे ही रीत को देखा तो बहुत खुशी से उसके पास गया और उसके गले लग गया। रीत को तो ये पता ही नहीं था कि वहाँ दो लोग और भी बैठे हुए हैं। उसने तो कार्तिक के माथे को चूम लिया। कार्तिक ने सामान उठाने के लिए सर्वेंट को आवाज लगाई। रीत को इतनी ज्यादा खुशी हो गई थी क्योंकि उसके कार्तिक ने उसे गले लगा लिया था। ये वही कार्तिक था जो कितने दिनों से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। कार्तिक और रीत धीरज प्रताप के पास गए। रीत ने धीरज प्रताप और उदय प्रताप को नमस्ते किया। वो दोनों भी रीत को देखकर बहुत खुश थे। धीरज प्रताप ने रीत से कहा, कितनी प्यारी है तुम दोनों की जोड़ी, अब तो बस मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। उन्होंने रीत की तरफ देखते हुए कहा, ओ रीत, लड़का पसंद है ना? रीत इस बात पर शर्मा गई थी। तभी उदय प्रताप ने रीत से कहा, बेटा तुम तो कल आने वाली थी ना? रीत ने उदय प्रताप से कहा, हाँ चाचू, वो एक्चुअली मैं जल्दी फ्री हो गई थी इसलिए आ गई। कार्तिक अभी बहुत ही चुपचाप था और सबकी बातें सुन रहा था। धीरज प्रताप ने कहा, अरे कार्तिक, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो बेटा? रीत थकी हुई आई है, उसके लिए चाय वगैरह मंगवा लो। रीत को अभी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि धीरज प्रताप कार्तिक से इतने अच्छे से बात कर रहे थे और कार्तिक भी उनकी सभी बातें मान रहा था। कार्तिक ने कहा, जी डैड, मुझे लगता है रीत बहुत थक गई है, तो इसे रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। रीत तो खुशी के मारे मन ही मन झूम रही थी क्योंकि कार्तिक फिर से उसकी इसी तरह केयर करने लग गया था। धीरज प्रताप ने कहा, अरे ये तो बहुत काबिल डॉक्टर है, इतने से ट्रेवल से थोड़ी थकने वाली है। क्यों रीत, सही कह रहा हूँ न मैं? रीत ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हो। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और वो बहुत ही खुशी से बात कर रही थी। उदय प्रताप ने रीत से कहा, बेटा कुछ खा लो। रीत ने चाय ली और साथ में बिस्कुट खाने लगी। उदय प्रताप भी बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली कार्तिक को समझ आ गया था कि रीत गलत नहीं है। धीरज प्रताप ने रीत से कहा, बेटा देखो, अब तुम मुझे अपना डैड मान सकती हो, तो डैड होने के नाते मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। धीरज प्रताप रीत को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें हमेशा से एक लड़की चाहिए थी, लेकिन उनके 2 बेटे हुए, इसलिए आज जब उन्होंने रीत को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। रीत ने धीरज प्रताप से कहा, यस डैड,
आप पूछो ना, इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, आप कुछ भी पूछ लो। रीत ने भी बहुत ही प्यार से उनकी बातों का जवाब दिया। तभी धीरज प्रताप ने कहा, तो सबसे पहले सवाल ये है कि ये कार्तिक तुम्हें तंग तो नहीं करता ना? अगर करता है तो मुझे इसके सामने ही बता दो। रीत ने इससे पहले धीरज प्रताप को जैसे देखा था और वो उन्हें आज जैसा देख रही थी, उन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। वो अभी तक ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। तभी रीत ने कहा, नहीं नहीं डैड, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कार्तिक तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उदय प्रताप ने कहा, रीत, मैं तो कहता हूँ कि एक दो शिकायतें मन से बनाकर बोल दो। ये सुनते ही सभी को हंसी आ गई थी। कार्तिक उठकर अपने चाचू के पीछे गया और उसने उनसे कहा, चाचू, ये क्या बात हुई? आप मेरे चाचू हो या रीत के? ये सुनते ही उदय प्रताप थोड़े सीरियस हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तो ऐसा कहा, लेकिन आज के बाद ऐसा मत सोचना भी, क्योंकि मैं जितना तेरा चाचू हूँ उतना ही मैं रीत का भी हूँ। बल्कि मुझे तो तुमसे ज्यादा प्रीसियस रीत है, क्योंकि ये हमारे घर अपना सब कुछ छोड़कर आई है। उदय प्रताप ने कार्तिक को इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया था। रीत को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उदय प्रताप उसे बहुत प्यार करते थे। तभी धीरज प्रताप ने भी उदय प्रताप की बात का सपोर्ट किया और कहा, मुझे भी यही लगता है कि उदय बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी कार्तिक ने कहा, माफ कर दो मुझे, आप दोनों, गलती है मेरी कि मैं आपकी लाडली बेटी के बारे में कुछ बोल गया। ये सुनते ही दोनों ने कहा, वेरी गुड। तभी रीत को एक कॉल आ रहा था और वो अंदर चली गई। कार्तिक वहीं बैठा था कि तभी धीरज प्रताप ने कहा, बेटा, अंदर जाकर देख, उसे कुछ जरूरत तो नहीं? कार्तिक ने कहा, अरे डैड, बच्ची नहीं है वो। तभी उदय प्रताप बोले, हमारे लिए तो तुम दोनों ही बच्चे हो, इसलिए जो कह रहे हैं वो कर लो बेटा। कार्तिक समझ गया था कि अब जिद करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। और वो अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर गया तो रीत वॉशरूम में थी। कार्तिक सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ ही देर में रीत वॉशरूम से बाहर निकली, लेकिन कार्तिक टीवी में इतना गुम हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला। रीत ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीत क्या करना चाहती है। तभी रीत ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। कार्तिक अब और नहीं रुक पा रहा था। उसने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और रीत की तरफ देखते हुए उसने कहा, रीत, मुझे तुम्हारे साथ। रीत को ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिनों के बाद कार्तिक उसे प्यार करने वाला है, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रीत ने मदहोश आवाज में कहा, हाँ कार्तिक, तुम्हें मेरे साथ। रीत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कार्तिक के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन तभी कार्तिक ने रीत की तरफ देखते हुए उसे बैठने का इशारा किया। रीत बेड पर बैठ गई और कार्तिक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रीत ने कार्तिक की तरफ हाथ बढ़ाया कि तभी कार्तिक ने रीत से कहा, रीत, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो तुम्हें सिर्फ प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे इस प्यार की बहुत बड़ी सजा दी है। बहुत दिन हो गए जब से हम सब की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सच बात तो ये है कि ये सब करने से अच्छा था कि तुम मुझे खुद बता देती और मैं तुम्हारी लाइफ से आसानी से चल जाता। रीत के तो मानो होश ही उड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले उसे ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं कार्तिक, जो उसे दीवानों की तरह चाहता था, आज वो उस पर न जाने किस तरह के इल्जाम लगा रहा था। रीत ने कार्तिक की तरफ देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वो बस कार्तिक की तरफ देख रही थी। कार्तिक ने रीत से कहा, रीत, मैंने तो तुमसे शादी तुम्हारी मर्जी जानकर ही की है। इसमें तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं था, लेकिन तुमने तो मेरी फीलिंग्स को अपने पैरों तले रौंद दिया था। जब किसी और के पास जाना था तो मुझसे शादी क्यों की? कार्तिक ने पिछले कई दिनों से बहुत कुछ मन में दबाए रखा था, लेकिन आज जैसे वो सभी बातें खुद ब खुद उसके मुंह से बाहर आ रही थी। वो अब गुस्से में नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अब मायूसी छाई हुई थी। वहीं रीत को ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बुरा ख्वाब है। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जैसे उसके कान और आंख खुले तो थे, लेकिन उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि कार्तिक क्या कह रहा है। कार्तिक ने रीत से कहा, मुझे बस इतना बता दो कि इसका क्या कारण है। मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी कि जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रीत, पहले मैं तुम पर बहुत गुस्सा था, लेकिन इन 5 दिनों में तुम्हारे बिना मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। मैंने तो तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार किया है। कार्तिक ने आज जैसे अपना दिल खोलकर ही रख दिया था। वहीं रीत एकटक कार्तिक को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कार्तिक ने कहा, रीत, मुझे जवाब चाहिए, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रीत ने कार्तिक से कुछ कहना भी चाहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी निकल नहीं रहा था। वो बस चुपचाप बैठी थी। तभी कार्तिक ने अपना फोन निकाला और रीत को कुछ तस्वीरें दिखाई। रीत ने जैसे ही उन तस्वीरों को देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि ये फोटो मोरफेड थी। रीत ने कार्तिक से कहा, ये मैं नहीं हूँ कार्तिक, मुझे फंसाया जा रहा है, ये मैं नहीं हूँ। कार्तिक ने रीत से कहा, काश तुम नहीं होती रीत, और अभी मैंने जो सबके सामने किया था वो बस एक नाटक था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड और चाचू को अब थोड़ी सी भी टेंशन हो मेरी वजह से। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहता था। रीत, तुम चाहो तो आज ही मुझे छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि मैं अब ये नाटक ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा। उसने ये कहा और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। रीत की आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेस्ट में बहुत दर्द होने लगा, जैसा कि किसी ने भारी बोझ उसके ऊपर रख दिया हो। रीत ने वो फोन उठाया और फिर वो तस्वीरें वापस देखी। वो समझ गई थी कि ये सब साहिल की चाल थी। कई बार रीत को ऐसा लगता था कि वो साहिल के बारे में उससे बात कर ले, लेकिन वो अभी तक कार्तिक को ये सब बता नहीं पाई थी, जिसका फायदा साहिल ने उठा लिया था। पहले तो उसने कार्तिक के मन में शक का बीज बो दिया और फिर उसका शक और मजबूत किया। धीरे धीरे उसका शक यकीन में बदल गया और कार्तिक को ऐसा लगने लगा कि रीत उसके साथ धोखा कर रही है। जब कार्तिक रीत से दूर रहने लगा, तभी साहिल ने सही मौका देखकर उसे ये फोटो भेज दी, ताकि उसका बचा कुचा विश्वास भी खत्म हो जाए। रीत ने अपने आंसू पोंछे, क्योंकि वो अपने और कार्तिक के बीच में गलतफहमियां दूर करना चाहती थी। उसने खुद से कहा, जब एक पत्नी यमराज से उसके प्राण वापस लेकर आ सकती है, तो मैं अपने और कार्तिक के बीच की दूरियां भी खत्म कर सकती हूँ। सबसे पहले तो उसने खुद को अंदर से मजबूत किया। उसने सोच लिया था कि अब कार्तिक उसके साथ चाहे जैसा भी बिहेव करे, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर ये सब सही करना है। वो जानती थी कि वो जो करने का सोच रही थी वो कोई आसान रास्ता नहीं था, लेकिन उसने खुद के मन में ये ठान लिया था कि उसे अब तो ये करके दिखाना है। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया और किसी को कॉल किया। उसने कॉल पर कहा, मैं आपको कुछ फोटोज भेज रही हूँ, आप प्लीज इसे चेक करके बताओ कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है। दूसरे आदमी ने कहा, जी मैडम, आप मुझे भेज दीजिए। रीत ने वो फोटोज एक एक्सपर्ट को सेंड की थी। वहीं दूसरी तरफ रूही मीसा के कमरे में आई। रूही को चलने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आज वो कई दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर आई थी। रूही ने जैसे ही मीसा के सर पर पट्टी और हाथों में निशान देखे तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। वहीं मीसा ने जैसे ही रूही को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मीसा यूं तो रूही की बात नहीं सुनती थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रूही मीसा के पास जाकर बैठी और उसने आंखों से आंसू साफ किए। उसने कहा, तू रो क्यों रही है मीसा? देखना अब सब ठीक है। मीसा फिर भी रूही के गले लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोती रही। मीसा ने रोती हुई आवाज में कहा, आप इतनी प्रॉब्लम में हो तो यहाँ क्यों आई हो दी? मैं तो अब ठीक हूँ। रूही ने मीसा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुझे देखकर अब मुझे ठीक लग रहा है मीसा, तू हम सब के लिए बहुत स्पेशल है। उसने आंसू साफ कर दिए थे। रूही ने मीसा से कहा, अब बिल्कुल नहीं रोना मीसा, वरना बेबी क्या बोलेगा। मीसा ने रूही के टम्मी पर किस करते हुए कहा, देखना दी, मैं इसकी फेवरेट मासी हो जाऊंगी और इसे बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगी। ये सुनते ही रूही ने कहा, फेवरेट तो ठीक है, लेकिन अगर बेबी तेरे जैसा हो गया तो? ये सुनते ही सब हंसने लग गए। मीसा को भी हंसी आ गई थी। तभी मधु ने कहा, थैंक्स गॉड दी, एट लीस्ट
आपके आने से इसके चेहरे पर स्माइल तो आ गई, वरना सुबह से बिल्कुल चुप थी। रूही ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं यही रह जाती हूँ आज। मीसा ने कहा, हाँ दी, आज आप मेरे रूम में ही रह जाओ, कितना टाइम हो गया है हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड किए। रूही भी ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, इसलिए इसकी ने कहा, नहीं दी, आप अपने रूम में ही रेस्ट करना, क्योंकि जीजू का आपके बिना मन नहीं लगने वाला है। मीसा के पास मैं रुक जाऊंगी। तभी मिहिर बाहर से अंदर आया और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं हूँ मीसा के पास, वैसे भी इससे लड़ाई किए बिना मेरा पेट नहीं भरता है, इसलिए मुझे रहना है इसके पास। मिहिर ने मीसा की केयर हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से की थी, इसलिए वो आज भी मीसा के साथ ही रहने के लिए कह रहा था। मधु ने कहा, क्या बात है मिहिर, कीर्ति ने तुझे इतना जिम्मेदार बना दिया है। मिहिर ने खांसी करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं हमेशा से ही एक जिम्मेदार भाई हूँ। क्यों रूही दी, क्यों मीसा, आप दोनों बताओ ना। मीसा और रूही ने एक दूसरे के सामने देखा और फिर रूही ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये तो सच है मधु कि मिहिर हमेशा से ही एक अच्छा भाई है और अपने ब्रदर ड्यूटी को बहुत बखूबी निभाता है। मिहिर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सिस्टर है, वो किसी की केयर करे या ना करे, लेकिन उसके लिए अपनी बहनें सबसे आगे हैं। वो जब आउट ऑफ कंट्री भी था तब भी टाइम पर उनका गिफ्ट भेज दिया करता था, और चाहे कितना भी टाइम इम्पोर्टेंट काम हो, वो राखी के दिन भी पूरा दिन उन दोनों को वीडियो कॉल पर टाइम दे दिया करता था। मिहिर में यूँ तो बहुत बचपना था, लेकिन जब बात उनकी बहनों की आती तो वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर था। मीसा ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, कल जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मिहिर पूरी रात एक पैर पर खड़ा था। मैंने उसे कई बार सोने के लिए भी कहा, लेकिन वो बस मेरे लिए परेशान था। तभी मिहिर ने मीसा की तरफ देखते हुए कहा, इतनी तारीफ की मुझे आदत नहीं है और मैं जो भी करता हूँ वो अपनी बहनों के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे आप लोग चन्ने की झाड़ पर तो मत चढ़ाओ। ये सुनते ही रूही और मीसा हंसने लगे। वहीं इसकी मिहिर को देखकर इशारे कर रही थी। उसने धीरे से मिहिर के कान में कहा, मन में तो तेरे लड्डू फूट रहे होंगे। मिहिर ने इसकी की तरफ देखकर धीरे से कहा, तो तुझे क्यों जलन हो रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगे। तभी मधु ने कहा, चलो जब सब कुछ सॉर्ट है तो मैं भी अपने घर जाती हूँ, और वैसे दादी तो जब से आई है उन्हें याद ही नहीं है कि हमें घर भी जाना है। वो आराम से दादी के साथ गप्पे लड़ा रही है। ये सुनते ही इसकी ने कहा, हाँ अभी मैं जब नीचे गई थी तो मैं देखा कि दादी और तेरी दादी दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। ये सुनकर मधु को बहुत खुशी हुई और उसने कहा, अच्छा है न यार, वरना दादी अकेले घर में पूरे दिन बोर हो जाती थी। मधु उठी और उसने मीसा को और सबको बाय किया। इसकी भी मधु को छोड़ने आ गई। दोनों दादी के कमरे में गए। उन दोनों ने देखा कि मधु की दादी और राजवीर की दादी आपस में बातें कर रही थी। मधु ने कहा, दादी घर चलें। राजवीर की दादी ने कहा, अभी इतनी जल्दी क्या है बेटा। तभी मधु की दादी ने कहा, नहीं नहीं, अब कभी और आएंगे। मधु और दादी दोनों अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे कि राजवीर की दादी ने कहा, ड्राइवर को बोल दो इसकी ने हाँ कहा और मधु और उसकी दादी ड्राइवर के साथ उनके घर चले गए। मधु जैसे ही अपने घर पहुंची तो सर्वेंट ने दरवाजा खोला। दादी बहुत थक गई थी, इसलिए मधु ने उन्हें उनके रूम में रेस्ट करने के लिए भेज दिया था। तभी सर्वेंट ने मधु को एक पैकेट दिया। मधु ने जैसे ही वो पैकेट खोला तो वह हैरान रह गई थी। मधु ने सर्वेंट से कहा, अच्छा आप दादी और मेरे लिए खिचड़ी बना दो। सर्वेंट ने हाँ कहा और वो किचन में चली गई। मधु ने जैसे ही लिफाफा खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर एक लेटर था। मधु ने जैसे ही लेटर देखा तो उसे अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि कहीं ये धमकी भरा लेटर न हो। मधु ने अपना कमरा बंद किया और वो लेटर पढ़ना शुरू किया, और फिर मधु ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। ये लेटर नहीं बल्कि एक धमकी भरी वार्निंग थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर कल ये बुढ़िया को तूने मेरी बताई जगह पर नहीं भेजा तो उसके आगे जो भी तेरे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तो खुद ही होगी। मधु ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो बहुत ज्यादा डर गई थी और वो लेटर उसके हाथों से गिर गया था। उसे पिछली बार जो धमकी मिली थी उसने सोचा कि वो इसके से बात करे।
लेकिन फिर उसने सोचा कि इसकी और बाकी घर वाले तो वैसे भी परेशान ही है, तो उन्हें और क्यों परेशान करना चाहिए। इसलिए उसने फिर से इसकी को कॉल नहीं किया था। मधु ये सब सोच ही रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु ने जैसे दस्तक सुनी तो पहले तो घबरा गई थी और कुछ नहीं कह पाई। तभी दादी ने कहा, मधु बेटा दरवाजा खोलना, मैं हूँ तेरी दादी। मधु अपने घर में ही थी, लेकिन न जाने क्यों उसे इतना डर लगने लगा। उसकी हालत बहुत खराब थी और इसलिए उसे दरवाजा खोलने में टाइम लग रहा था। उसने कहा, दादी मैं चेंज कर रही हूँ। तभी दादी ने कहा, अच्छा बेटा मैं तो बस तुझसे बात करने आई हूँ, तू चेंज करके बाहर आ जा। मधु ने जैसे ही खुद को नॉर्मल किया और बाहर आ गई। मधु जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा कि दादी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मधु भागकर फोन के पास गई और उसने दादी से कहा, दादी किसका फोन है। दादी ने मधु की तरफ देखा और कहा, पता नहीं बेटा किसका फोन है, क्योंकि मैंने जैसे ही फोन उठाया तो किसी की आवाज नहीं आई। मधु ने दादी से कहा, दादी आप परेशान मत हो, कोई रॉन्ग नंबर होगा। दादी ने मधु से कहा, बेटा अभी 1-2 बार और फोन आया था और तब भी कोई कुछ नहीं बोला। मधु का डर मन ही मन बढ़ गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये उसी का फोन तो नहीं जो बार बार उसे धमकी देता है। दादी ने मधु से कहा, हमारा जमाना ही ठीक था बेटा, आजकल तो कोई भी किसी भी टाइम आपको परेशान कर देता है। मधु ने दादी को आराम से बैठने के लिए कहा और वो टीवी ऑन की। उसी टाइम एक बार फिर से लैंडलाइन रिंग बजी। दादी ने फिर से फोन उठा लिया और फिर से किसी ने कुछ नहीं कहा। दादी ने मधु से कहा, लगता है मेरी आवाज अब कोई नहीं सुनना चाहता है। मधु ने दादी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हो दादी, मैं हूँ ना, मुझे सुननी है आपकी आवाज। वो दादी के पास बैठकर टीवी देखने लगी। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट ने आकर कहा, खाना तैयार है, अब आप लोग जल्दी से डिनर टेबल पर आ जाओ। मधु ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो ना डिनर करते हैं। दादी आजकल टीवी में कुछ न कुछ देखने लगी थी और मधु भी उसके साथ बैठती थी ताकि दादी को अकेलापन महसूस न हो। दादी उठी और मधु भी उनके पीछे डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसकी सर्वेंट लता भी उनके घर पर उनके साथ ही रहती थी। मधु ने लता से कहा, आपको पता है लता दीदी, आज दादी अपनी नई दोस्त बना कर आई है। लता बोलने की बहुत शौकीन थी तो उसने दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी आपने मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। दादी ने लता से कहा, तुम मुझे बोलने ही कहाँ देती हो लता, पहले मुझे तुम्हारी सुननी पड़ती है। लता ने हंसते हुए कहा, क्या दादी मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ। मधु ये सब सुनकर हंस रही थी, लेकिन उसके मन में अभी बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन फिर भी वो दादी को ये महसूस भी नहीं करवाना चाहती थी कि उसे कुछ परेशानी है। तभी दादी ने कहा, तो लता जी सुनो, बात ऐसी है कि मधु आज मुझे उसकी दोस्त के घर लेकर गई थी, जहाँ मैं उसकी दादी से मिली। तो ये एक बहुत ही अच्छी महिला है और हम दोनों ने मिलकर बहुत बातें की। वो भी अपनी पोती के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दादी ये बात करते करते बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, इसलिए लता ने कहा, दादी आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। दादी और लता बात कर रहे थे और मधु उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। मधु ने खाना शुरू ही किया था कि लैंडलाइन की घंटी एक बार फिर से बजी। मधु ने दादी और लता की तरफ देखकर कहा, आप दोनों डिनर करो, इस बार मैं देखती हूँ। मधु ने हाथ धोए और वो जल्दी से फोन के पास चली गई। उसने जैसे ही फोन उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मधु तुम कहाँ हो। ये आवाज मोहित की थी। मधु अब मोहित की आवाज पहचानने लगी थी। मधु को इस बात से बहुत हैरानी हुई क्योंकि मोहित के पास उसका नंबर था, फिर भी वो उसे लैंडलाइन पर कॉल क्यों कर रहा था। मधु ने कहा, तुम मुझे लैंडलाइन पर कॉल क्यों कर रहे हो। मधु बहुत ही आराम से उनकी बातें सुन रही थी और उसने कहा, हाँ मोहित मैं सुन रही हूँ, तुम आगे बोलो ना, क्या बोल रहे हो। मोहित ने गहरी लंबी सांस ली और फिर जल्दी से एक सांस में कह दिया, मधु मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या हम कल कॉलेज में मिल सकते हैं। मधु ने इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा। मधु ने मोहित से कहा,
मोहित, ये बात इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी यार, जो तुम्हें इस टाइम कॉल करना पड़ा। मधु की बात सुनने के बाद मोहित को रियलाइज हुआ कि उसने बहुत ही ऑड टाइम पर कॉल कर दिया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो कॉल नहीं करता तो उसे नींद नहीं आती। उसने मधु से कहा, मेरा मतलब है अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या कल हम कॉलेज के बाद साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं? मेरा मतलब हम कहीं जा सकते हैं, आई मीन कुछ खा सकते हैं। बोलते बोलते उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी क्योंकि वो नर्वस हो रहा था। मोहित की नर्वसनेस को सुनकर मधु को हंसी आ गई। तभी दादी ने पीछे से आवाज लगाकर पूछा, मधु, मधु क्या हुआ बेटा, किसका फोन है? मधु ने मोहित से कहा, इन सभी बातों के बारे में हम कल सोचेंगे, अभी मुझे दादी बुला रही हैं। ओके बाय। मोहित बाय कहने ही वाला था कि उससे पहले ही मधु ने कॉल रख दिया। अब तो मोहित बस इसी आस में था कि उसकी मुलाकात मधु से हो जाए। मधु ने जैसे ही मोहित का फोन रखा तो उसके चेहरे पर अलग से मुस्कुराहट थी। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी तो दादी ने उससे पूछा, मधु किसका फोन था बेटा? मधु ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी फ्रेंड का दादी। दादी ने मधु से कहा, अच्छा अब आराम से डिनर कर ले, वैसे भी कितनी दुबली हो रही है तू। लता, इसकी खिचड़ी में थोड़ा सा घी ऊपर से डालो। लता ने दादी का ऑर्डर फॉलो करते हुए वही किया था जो उसे दादी ने कहा था। मधु के मन में जैसे उस धमकी का डर कहीं गायब हो गया था और अभी के लिए वो बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ धीरज प्रताप के घर पर सेजल अभी तक साहिल का वेट कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया था। अब उसे साहिल पर गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ ही साथ उसने तय कर लिया था कि अब वो अपने बेटे साहिल को अच्छा सबक सिखाएगी। घर के सभी सर्वेंट आज बहुत डर रहे थे क्योंकि सुबह से सेजल ने 2 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। जब से धीरज प्रताप इस घर से कार्तिक के घर पर रहने लग गए थे, तब से सभी सर्वेंट की भी सामत आ गई हुई थी, क्योंकि सेजल अपना सारा गुस्सा उन पर ही निकालती थी। सेजल हॉल में इधर उधर घूम रही थी, उसने अभी तक डिनर भी नहीं किया था। नूरी काफी देर से सेजल को परेशान देख रही थी। नूरी ने बाकी सर्वेंट से कहा, आज मैडम ने अभी तक खाना नहीं खाया है और बहुत परेशान भी लग रही हैं। कोई उन्हें खाने के लिए भी नहीं कह रहा है। तभी दूसरी सर्वेंट ने कहा, नूरी तुम अभी यहाँ नई आई हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मालकिन को कुछ मत कहना, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। बस अपने काम से काम रखो। नूरी ने कहा, नहीं आंटी, मैडम बहुत अच्छी है। नूरी की मदद जब से सेजल ने की थी तब से उसे लगता था कि सेजल बहुत ही अच्छी है और वो उनके साथ इस घर में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे सेजल पर पूरा भरोसा हो गया था। नूरी ने दूसरी सर्वेंट से कहा, मैं मैडम के पास जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए। दूसरी सर्वेंट ने फिर से नूरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, सीधा सेजल के पास चली गई। वो सेजल के पास जा ही रही थी कि तभी एक कार अंदर आ गई और उसमें से कोई बाहर आया। साहिल कार से उतरा, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। सेजल ने जैसे ही साहिल को अंदर आते हुए देखा तो उसके अंदर तो जैसे गुस्से का गुबार उठने लगा। जब उस आदमी ने साहिल के अंदर पहुंचने में मदद की, फिर वो अंदर चला गया। साहिल बिल्कुल भी होश में नहीं था और उसके कदम भी बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे थे। सेजल नहीं चाहती थी कि घर के नौकरों को इसके बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए उसने साहिल का हाथ पकड़ा और सीधा उसको कमरे में लेकर चली गई। साहिल सेजल का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेजल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नूरी तो साहिल को देखते ही वापस किचन में चली गई। सेजल ने साहिल को कमरे में छोड़ा और खुद नीचे आ गई। नूरी ने जैसे सेजल को देखा तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सेजल शाम से बहुत परेशान थी। नूरी को लगा कि सेजल बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए उसने कहा, मैडम आपको कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए। सेजल ने आज फिर से सभी सर्वेंट से कहा, आज जो भी हुआ उसे कोई भी याद नहीं रखेगा। नूरी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। वो कुछ कहने के लिए आगे आ ही रही थी कि तभी सर्वेंट ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी सेजल ने नूरी से कहा, नूरी तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। नूरी सेजल को अपने साथ कमरे में लेकर गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था।
नूरी को ये बात खटकी क्योंकि सेजल ने उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में बुलाया था। उसे इतना अंदाजा तो था ही कि अब कुछ न कुछ तो होने वाला है। उसने सेजल से कहा, मैडम कुछ हुआ है क्या? मैडम मैं तो आपके पास आ ही रही थी, क्यों आपने खाना नहीं खाया अभी तक? सेजल ने नूरी की तरफ देखा और चुप होने का इशारा किया। सेजल ने नूरी से कहा, नूरी तुम्हें अब वापस अपने घर जाना होगा। नूरी ने जैसे ही ये सुना तो उसे लगा कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। नूरी ने कहा, मैडम मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो आप मुझे नौकरी से निकाल रही हो? उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। तभी सेजल ने कहा, मुझसे यहाँ कोई भी सवाल नहीं करता है, जब मैंने कह दिया तो कह दिया, और खबरदार किसी से कुछ कहा तो नूरी 2 दिन के बाद घर जाना है तुम्हें। नूरी को याद आया कि जब उसके साथ ये हादसा हुआ था तब उसके घर जाने की बात की थी। तब सेजल ने उसे साफ साफ मना कर दिया था, उसे अपने साथ इस घर में लेकर आई हुई थी। नूरी की माँ को एक बीमारी हो गई थी जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। वो अब मन लगाकर काम कर रही थी ताकि अपनी माँ को बचा सके। नूरी ने कहा, मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। नूरी सेजल से रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन सेजल ने तो नूरी को यहाँ से वापस घर भेजने का सोच लिया था। सेजल ने नूरी से कहा, अब जाओ यहाँ से। नूरी इसके आगे कुछ कह नहीं पाई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वह बस रोते हुए नीचे चली गई। सेजल उसके बाद सीधा साहिल के कमरे में गई। साहिल को कुछ भी होश नहीं था, वो तो बस बैठे बैठे कुछ न कुछ बोल रहा था। वो अपनी ही धुन में गाना गाने लगा। सेजल उसे बार बार आवाज लगा रही थी लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सेजल ने गुस्से में कहा, साहिल साहिल तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? साहिल ने अपनी मॉम की तरफ देखा और हंसने लग गया। उसे जैसे अपनी मॉम की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साहिल ने कहा, मॉम अब बस बहुत हुआ, क्यों कंट्रोल कर रही हो मुझे आप? आपको लगता है कि इस तरह आप सब पर अपना हुक्म चला पाओगी, लेकिन ये बात गलत है। साहिल की जुबान भी उसके कदमों की तरह लड़खड़ा रही थी। वो रुका और फिर इधर उधर देखते हुए उसने कहा, ना तो आप एक अच्छी माँ हो और ना ही अच्छी वाइफ। मैंने आपसे मांगा ही क्या था मॉम, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं दे पाए। अब देखो मुझे अच्छा लग रहा हूँ ना, वैसे भी मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। साहिल ने ये कहा और वो हंसते हुए बेड के ऊपर गिर गया। उसने खुद भी पता नहीं था कि अभी अभी उसने अपनी मॉम से क्या कह दिया था। सेजल को तो अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई डरावना सपना देखा हो। उसका अपना बेटा उसे ये कह रहा था। सेजल के लिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे खास था तो वो था साहिल। लेकिन साहिल ने आज जो कड़वी बातें उससे कही थी उससे सेजल अंदर तक हिल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। वहीं साहिल के दिमाग में ये बात कई दिनों से घूम रही थी, लेकिन उसके अंदर ये कहने की हिम्मत नहीं थी। सेजल ने साहिल की तरफ घूरकर देखा और कहा, जितनी बदतमीजी मुझे देखनी थी मैंने देख ली, अब इसके आगे एक और वर्ड भी नहीं सुनूंगी, समझे साहिल? वहीं साहिल लेटे लेटे कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगा। सेजल ने साहिल के रूम का दरवाजा बंद कर दिया और खुद वापस बाहर आ गई। वो अपने कमरे में गई और जाकर बेड पर बैठी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद अब वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। जिस बेटे के लिए वो इतने सालों से खड़ी थी, आज वही बेटा उसे कंट्रोलिंग कहने लगा और ये कह रहा था कि वो ना तो एक अच्छी माँ है और ना ही एक अच्छी वाइफ। ये सब बातें उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। सेजल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। वो एसी का टेम्परेचर और कम करती जा रही थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये घुटन गर्मी की नहीं बल्कि उन बातों की थी जो उसे अभी अभी साहिल ने कही थी। सेजल उठी और शीशे के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, सेजल तू हार गई ना। सेजल शीशे के सामने से हट गई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कहीं और से ये आवाजें आ रही है। तभी उसके अंदर से फिर एक आवाज आई, सेजल तू एक अच्छी माँ नहीं है। सेजल ने अपने कानों को बंद कर लिया, लेकिन उसे ये आवाजें फिर भी आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेजल को जैसे ही ये बात रियलाइज हुई तो मानो जैसे उसे एक झटका लगा हो। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती, लेकिन हार तो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर जोर जोर से हंस रहा था।
उसने दोबारा खुद से घबराकर कहा, नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सेजल ने हारना नहीं सीखा है। सेजल ने खुद ही अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम में चली गई। उसने शावर ऑन किया और काफी देर वो उसके नीचे ही खड़ी रही। सेजल को जैसे आज एक रियलिटी चेक मिला हो और वो उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। सेजल की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो शावर के नीचे ही बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ रात में कार्तिक के घर में धीरज प्रताप और उदय प्रताप एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उदय प्रताप ने कहा, भाई डिनर किया जाए। धीरज प्रताप को भी ऐसा लग रहा था कि अब डिनर कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ उदय, बच्चों को बुला लेते हैं और साथ में ही डिनर भी कर लेते हैं। मैंने रीत और कार्तिक को तो वैसे भी कभी टाइम नहीं दिया। धीरज प्रताप इस बात से थोड़े परेशान हो गए। फिर उन्होंने उदय प्रताप से कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं इसी महीने इन दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। ये सुनते ही उदय प्रताप ने उनकी तरफ देखा और हाँ में कह दिया था। उनके मन में अभी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उन्होंने अभी के लिए कुछ कहा नहीं। धीरज प्रताप और उदय प्रताप खड़े होकर डिनर टेबल के पास गए। तभी वहाँ कार्तिक भी आ गया। कार्तिक का चेहरा बहुत ज्यादा डर लग रहा था और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो ठीक नहीं है, लेकिन कार्तिक चुप था और कुछ कह नहीं रहा था। उदय प्रताप ने कार्तिक की पीठ पर हाथ रखा तो कार्तिक हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो बैठने लगा कि धीरज प्रताप ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, बेटा जाओ रीत को भी बुला लाओ। कार्तिक कुछ कहने ही वाला था कि उदय प्रताप ने कहा, मेरी बेटी को मैं बुला कर लाता हूँ, आप बाप बेटी बातें करो। उदय प्रताप को भनक लग गई थी कि कार्तिक और रीत के बीच कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी। कार्तिक अभी रीत को फेस करने की हालत में नहीं था, लेकिन अपने डैड और चाचू के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। धीरज प्रताप ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, बेटा सब ठीक है ना? कार्तिक ने कहा, हाँ डैड सब ठीक है। धीरज प्रताप ने कहा, बेटा कल मैं घर वापस जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी मॉम से मेरी शाम को बात हुई थी। हमें कल एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है। कार्तिक जानता था कि उसके डैड को जाना होगा, इसलिए वो भी उनकी बात समझ रहा था। कार्तिक ने धीरज प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, जी डैड। रीत अपने कमरे में बैठी थी और साइड में रखे लैंप को ऑन ऑफ कर रही थी। उदय प्रताप ने नॉक किया। रीत अपने ख्यालों में खोई थी, इसलिए उसे ये सुनाई नहीं दिया। तभी उदय प्रताप ने रीत को आवाज लगाई, रीत बेटा। रीत अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उदय प्रताप ने जब रीत को इस हालत में देखा तो अंदर आए और रीत के सामने बैठ गए। उदय प्रताप जैसे ही रीत के सामने आकर बैठे तब रीत को लगा कि उसके सामने चाचू बैठे हैं। रीत ने उनको देखते ही अपने आंसू साफ करते हुए कहा, चाचू आप यहाँ कब आए? सब ठीक है ना? रीत उन्हें यूं अपने कमरे में देखकर घबरा गई थी। उदय प्रताप ने रीत से कहा, बेटा ये तो मुझे पूछना चाहिए कि सब ठीक है ना? रीत ने कहा, हाँ चाचू सब ठीक है। रीत ने अपने गमों को छुपाया और मुस्कुराने लगी। उदय प्रताप ने कहा, बेटा मैं तुमसे कहने को बेटी कहता हूँ। रीत क्या बात है बेटा? कार्तिक ने कुछ कहा है क्या? रीत ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू झरझर बहकर उसके गालों तक आ गए। रीत ने उसके और कार्तिक के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब बता दिया। उदय प्रताप को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। रीत ने आज उदय प्रताप को साहिल के इरादों के बारे में भी बता दिया था। उदय प्रताप ने रीत के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अब जो भी करूंगा मैं ही करूंगा, ठीक है? अब तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रीत ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर चाचू ने उसे ये कहा है कि वो सब ठीक कर देंगे तो ठीक कर देंगे। उसे उदय प्रताप पर बहुत भरोसा था। रीत ने कहा, चाचू आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप प्लीज कार्तिक को मत बताना कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। रीत ने गहरी लंबी सांस लेकर कहा, अभी कार्तिक को मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है चाचू, तो वो मुझे अभी गलत ही समझेंगे। रीत बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी क्योंकि पिछले 2-3 घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ भरे थे। उदय प्रताप ने कहा, रीत जब तुम गलत नहीं हो तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब जल्दी से डिनर करने के लिए आ जाओ। रीत और उदय प्रताप बाहर डाइनिंग टेबल के पास गए। रीत के आने से कार्तिक को बहुत अजीब महसूस होने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि रीत भी यहाँ फॉर्मेलिटी करने के लिए आई है। तभी उदय प्रताप ने कहा, कार्तिक तुमने बताया नहीं
तुम्हारा और रीत का डिनर का प्लान था। रीत ने जैसे ही सुना तो उसे लगा कि चाचू ने ये क्या कह दिया है। वहीं कार्तिक ने उदय प्रताप से कहा, नहीं चाचू, हमारा कोई प्लान नहीं था। तभी धीरज प्रताप ने कार्तिक से कहा, अरे नहीं था तो बना लो बेटा। आज कितने दिनों के बाद रीत घर आई है तो उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाओ। क्यों रीत, सही कहा ना मैंने। रीत को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या कहना चाहिए। तभी धीरज प्रताप ने कार्तिक से दोबारा कहा, जल्दी उठो बेटा और जाओ। कार्तिक उठा और उसने रीत से कहा, तुम रेडी होकर आओ रीत, मैं भी आ रहा हूँ। रीत और कार्तिक रेडी होने के लिए चले गए। रीत समझ गई थी कि ये प्लान उदय प्रताप ने किया है ताकि कार्तिक उससे बात करे। वहीं धीरज प्रताप और उदय प्रताप साथ में डिनर कर रहे थे कि तभी उदय प्रताप ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है भाई। उदय प्रताप की बात सुनकर धीरज ने उनकी तरफ देखा और कहा, कौन सी बात? धीरज की बात सुनने के बाद उदय कुछ देर के लिए चुप हुए और फिर वो आगे बोले, मुझे आपको रीत और कार्तिक के बारे में बताना था। धीरज ने जैसे ही कार्तिक और रीत के बारे में सुना उन्हें टेंशन हो गई कि पता नहीं कौन सी बात उदय बोलने वाले थे। धीरज प्रताप को अब ज्यादा ही चिंता होने लगी थी क्योंकि अब कार्तिक की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं चाहते थे। कार्तिक ने पहले ही बहुत दुख और दर्द सहा था और अब बारी उसकी खुशी सहने की थी। धीरज अब हर पल यही प्रे करते थे कि कार्तिक खुश रहे। धीरज प्रताप बेकरारी से बोले, कौन सी बात करनी है तुम्हें? उन दोनों के बीच सब तो ठीक है। धीरज की बात सुनकर उदय प्रताप बोले, हाँ भाई, सब ठीक है, आप इस बात की चिंता मत करो। आपने तो खुद देखा कि दोनों कितने अच्छे से रह रहे थे, तो आपको किस बात की चिंता हो रही थी? मुझे तो आपको दूसरी बात बतानी थी। उदय की बात सुनने के बाद धीरज थोड़े से रिलैक्स हुए और बोले, तो आप बताओ कौन सी बात करनी है? मुझे आपको ये बताना था कि रीत और कार्तिक ने शादी कर ली है। धीरज प्रताप ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो एकदम से चौंक गए। उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो तो कब से चाहते थे कि रीत और कार्तिक की शादी करे और वो भी धूमधाम से। धीरज तो खुद इन दोनों की शादी करवाना चाह रहे थे और उन्होंने ही उन दोनों की शादी की पहल की भी थी। उदय की बात सुनने के बाद धीरज बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कब? मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैं तो धूमधाम से दोनों की शादी करवाना चाहता था। धीरज की बात सुनकर उदय प्रताप बोले, उन दोनों की जिंदगी में बस इतना कुछ हो रहा था, वही सब देखकर मैंने उन्हें कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा था। दोनों ने अभी सिर्फ कोर्ट मैरिज ही की है और अगर दोनों धूमधाम से शादी करनी है तो कर लीजिएगा। इन बात में कुछ गलत थोड़ी ना है। मैं तो बस चाह रहा था कि दोनों की शादी रजिस्टर हो जाए। उदय की बात धीरज प्रताप को सही लगी क्योंकि रीत और कार्तिक की लाइफ में सच में बहुत कुछ चल रहा था, जिस वजह से उनका ये कहना भी सही था। लेकिन वो खुद भी रीत और कार्तिक की शादी में रहना चाहता था। धीरज कुछ सोचते हुए बोले, जो हुआ वो बहुत अच्छा ही हुआ। उन दोनों की जिंदगी में सच में बहुत कुछ होते जा रहा था। धीरज की बात पर उदय ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उदय प्रताप खुद भी कार्तिक और रीत की शादी अच्छे से ही करना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने उन दोनों की सगाई करवाई थी, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। उदय को सेजल पर भी शक था कि वो कार्तिक की शादी नहीं होने देगी, जिस वजह से रीत और कार्तिक की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा था। और यही बात उस वक्त उदय ने सोची थी। एक बार शादी रजिस्टर होने के बाद तो अच्छे से शादी होती रहेगी। उदय धीरज की तरफ देखकर बोले, रीत बहुत अच्छी लड़की है और उसने ही तो पहले कार्तिक की जान बचाई थी। वो कार्तिक से बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ कि कार्तिक उसके साथ बहुत खुश रहने वाला है। कार्तिक की जिंदगी में पहले कभी तो खुशी नहीं आई, लेकिन इस बार रीत के रूप में मिली है, तो मैं नहीं चाहता कि वो भी उससे छीने। इसलिए मैंने जल्द से जल्द दोनों की शादी करवाने का फैसला लिया था और दोनों की यही मर्जी थी। उदय प्रताप की सारी बात सुनने के बाद धीरज बोले, तुमने जो किया सही किया। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि तुमने ही कार्तिक के लिए मेरे से ज्यादा किया है। अगर आज तुम्हारी बेटी। धीरज प्रताप इतना बोलकर चुप हो गए। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बात से शायद उदय को तकलीफ होगी, लेकिन उदय बिल्कुल नॉर्मल थे और उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। धीरज ने आगे कहा, मुझे माफ करो उदय, मुझे पुरानी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे साथ भी तो कभी सही नहीं हुआ। वो सब पुरानी बात है भाई, अभी उन बातों का कोई मतलब नहीं। अतीत को अतीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे भूल जाना चाहिए।
इसलिए आप भी अब सारी बातें भूल जाइए। उदय के एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि वो कुछ याद भी कर रहे थे। वो बिल्कुल शांत थे, किसी नदी की तरह। धीरज को समझ नहीं आ रहा था कि उदय इतने शांत कैसे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उदय से आगे कुछ नहीं कहा और न ही कुछ पूछा था। धीरज प्रताप अतीत की कोई बात नहीं करना चाह रहे थे जो सभी आज खराब कर दे। दोनों बैठे हुए थे, तभी एक सर्वेंट उन दोनों के लिए चाय लेकर आई और दोनों के सामने रख दी थी। उदय धीरज को चाय देते हुए बोले, आपको अब से सिर्फ एक कप ही चाय मिलेगी और अगर आपने एक कप से ज्यादा चाय पिया तो ये ठीक नहीं होगा। उदय की बात सुनकर धीरज प्रताप उन्हें घूरते हुए देखकर बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आपको जो समझना है समझ लीजिए, बस मुझे ये पता है कि आपको कल से चाय नहीं मिलने वाली है। दोनों कुछ देर तक और वहीं बैठे रहे और बातें करते रहे। वहीं दूसरी तरफ इसकी ने अब सोच लिया था कि अगले दिन से वो कॉलेज जाएगी और इसी वजह से उसने मधु से सारी डिटेल्स ले ली थी और सारी तैयारी भी कर ली थी। करीब 1 महीने से वो लोग कॉलेज नहीं गए थे और इस बीच बहुत कुछ हो गया था जिसे इसकी को जल्दी कवर करना था। इसकी अपना लैपटॉप ओपन करके बैठी हुई थी और अपना काम किए जा रही थी। रीवा इसकी के बगल में लेटी हुई थी, अपने ही पैरों से खेल रही थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। इसके बीच बीच में रीवा को देख रही थी और उसके साथ खेलकर वापस से अपना काम करने लग जाती थी। यही सब करीब 2 घंटे तक चलता रहा। इसकी अब तक अपने काम में पूरी तरह से डूब चुकी थी और अब वो रीवा को कम देख रही थी। रीवा को जब इस बात का एहसास हुआ तब वो जोर जोर से आवाज करने लगी, जिससे इसकी उसकी तरफ देखे और हुआ भी ऐसा ही। रीवा की आवाज सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि आप क्यों इतनी आवाज कर रही हो, लेकिन बेटा आप भी समझो मम्मा के पास बहुत काम है, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मम्मा को काम करने दो, उसके बाद मैं पक्का तुम्हारे साथ खेलूंगी। इसकी की बात सुनकर रीवा हंस रही थी। उसे लग रहा था कि इसकी उसके साथ बात करके खेल रही थी।